हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 1 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। उन्हीं से आगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके बच गए थे, उनको आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इससे पहले के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ देखिए 13 क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में कर लिए थे, ये आपको मिलेगा 14 क्वेश्चन नंबर से। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है फिगर 1.33, ये आपका कुछ ऐसा फिगर दिया गया है। शोज ट्रैक ऑफ 3 चार्जेस पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस विच पार्टिकल हैज़ द हाइस्ट चार्ज टू मास रेशियो। देखिए बेसिकली क्वेश्चन को आपको पढ़ेंगे तो आइडिया लगेगा कि देखिए ये एक आपको फिगर दिया गया है जिसमें 3 चार्ज पार्टिकल्स को क्या किया गया है, थ्रो किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको तो दिख नहीं रही होंगी इसमें, लेकिन देखिए यहाँ ये आपकी ऊपर वाली जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये प्लेट आपकी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि अगर आपने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अवे फ्रॉम सेंटर होती हैं, और नेगेटिव चार्ज में टूवर्ड्स होती हैं। ऐसा हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा है। तो देखेंगे ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी ये डाउनवर्ड होंगी, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी। आप ध्यान से देखिए, हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि कभी किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में परपेंडिकुलरली थ्रो करते हैं तो इस चार्ज पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ रखा था। खैर देखिए इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये आपका चार्ज पार्टिकल 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो पहली चीज़ जो आपको बताना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं इनमें इनका साइन बताना है कि कौन सा पार्टिकल आपका पॉजिटिव है या कौन सा चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव है। तो उसके लिए आप बेसिकली देख सकते हैं कि यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरफ जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं। अब इनके चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात कीजिए, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करेगा वो आपका कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपोजिट मूव करेगा वो आपका नेगेटिव चार्ज होगा। आपने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू होता है F/Q। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूँ दैट इज़ E इज इंटू Q होता है। ठीक है, अगर आपका ये Q पॉजिटिव हुआ तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस E इंटू Q। अगर ये आपका Q नेगेटिव हुआ तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस E इंटू Q। यहाँ देखो इनमें डिफरेंस क्या है, ये जो फोर्स है आपका ये पॉजिटिव है, इट मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही आपका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। लेकिन यहाँ देखिए फोर्स नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस तरफ हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपका कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रखेंगे तो वो फील्ड लाइन से अपोजिट मूव करेगा, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ से आपको ये कंक्लूड करने को मिला कि आपका जो भी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा होगा या पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा होगा वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अपोजिट जा रहा है। फील्ड लाइंस नीचे आ रही हैं, देखो ये दोनों चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। और ये देखना फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में फील्ड लाइंस नीचे आ रही हैं, इसका मोमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर इनके साइन की बात करें तो पार्टिकल 1 आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पार्टिकल 2 भी आपका नेगेटिव हो जाएगा और पार्टिकल 3 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये इनके साइन कन्वेंशन की बात हो गई। फिर आप आगे देखेंगे तो आगे इसने पूछा है विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, मतलब इन पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ चार्ज भी होगा और कुछ ना कुछ इनका मास भी होगा। तो इनका Q/M का रेशियो पूछ रहा है, Q/M चार्ज बाई मास रेशियो पूछ रहा है, किसका हाईएस्ट होगा, किसका हाईएस्ट होगा। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। इसके लिए बेसिकली हम देखते हैं, लेट सपोज यहाँ मान के चलिए कि आपके पास ये जो चार्ज पार्टिकल चल रहे हैं ना, ये एक्सिस को हमने मान लिया, ये एक्सिस आपकी क्या है, एक्स एक्सिस है,
और ये इधर ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इस डिस्टेंस को हमने मान लिया y कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, जब आप चार्ज पार्टिकल को आगे की तरफ थ्रो कर रहे हो, जैसे मान लो ये मार्कर हुआ, इसको मैं आगे की तरफ थ्रो करूं, तो मैं इसको वेलोसिटी किस एक्सिस में दे रहा हूं? आगे की तरफ दे रहा हूं। आगे की तरफ आपकी एक्स एक्सिस है। तो जब मैंने इसको सीधा थ्रो किया तो इसको मान लो इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या दिया? v दिया, या इनिशियल वेलोसिटी मान लो मैंने u दिया। इन सबको मैं सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ क्या किया? थ्रो कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप आगे की तरफ वेलोसिटी दोगे तो आपने वेलोसिटी केवल एक्स एक्सिस में दी, क्या ऊपर की तरफ आपने इसमें कोई वेलोसिटी दी? बिल्कुल नहीं। ठीक, तो आपकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी यहाँ क्या है? 0 है, जबकि एक्स एक्सिस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है। अब ध्यान से देखना, ये जो u वेलोसिटी है, तो अब इसको आगे की तरफ धक्का देने के लिए कोई फोर्स नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में हमेशा कांस्टेंट होगी। या फिर इसको हमने प्रोजेक्टाइल चैप्टर में क्लास 11th में भी पढ़ा था कि आपका जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा या हॉरिजॉन्टल में आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो मैं देखो चार्ज के पार्टिकल की बात करूँगा दोनों एक्सिस के लिए। एक बार मैं एक्स एक्सिस के लिए देख रहा हूँ, एक्स एक्सिस के लिए, दूसरी बार मैं वाई एक्सिस के लिए देख रहा हूँ। मैंने कहा अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स जो होगी वो आपने कितना दिया है? u दिया है। कितना दिया है? u दिया है। क्या आपने इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कुछ दिया है? वाई एक्सिस में अगर आप इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे, यू आई की बात करेंगे, तो यू आई आपने क्या दिया है? 0 दिया है। लेकिन ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस पर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। इसका मतलब ये इसके पार्टिकल के एक्सेलरेशन को क्या करेगा? वाई एक्सिस में वेरी कर देगा। मतलब पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में चेंज हो सकता है। यहाँ देखिए एक्सेलरेशन अगर वाई एक्सिस का निकालें तो इसकी वैल्यू ध्यान से देख लेना। फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इज इक्वल्स टू होता है F/Q। और यहाँ देखो F की वैल्यू मैं यहाँ देखूँ, F की वैल्यू अगर मैं लिख दूँ मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई Q। यहाँ से आप ए एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी E इंटू क्यू डिवाइडेड बाई M। मतलब वाई एक्सिस में जो आपका एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी E इंटू क्यू डिवाइडेड बाई M। लेकिन देखना अगर एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस देखें तो एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इस एक्सिस में कोई भी फोर्स आपका एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जबकि वाई एक्सिस में जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किसके द्वारा लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो भी एक्सेलरेशन बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ई क्यू डिवाइडेड बाई एम। हमने ये देख लिया इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का। अगर मैं दोनों को कहूँ कि अगर मैं कह लेता हूँ इनके पाथ को देखें तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन में यूज़ करूँगा एक्स एक्सिस के लिए भी और वाई एक्सिस के लिए भी। वाई एक्सिस के लिए भी हम क्या करेंगे? यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ t आपका टाइम होगा। हम सपोज कर लेते हैं कि इनके पूरे मोशन में टाइम कितना लग रहा है? t। तो t टाइम देखो x एक्सिस में इधर पहुंचने के लिए या y एक्सिस में ऊपर मोशन के लिए टाइम कितना लग रहा है? t। तो x और y एक्सिस दोनों के लिए टाइम क्या होगा आपका? t ही होगा। तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट कीजिए। मान लो हमने कहा ये x एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगाया? t। इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी और एक्सीलरेशन इसका कुछ भी नहीं था। तो यहाँ वैल्यू आप जैसे ही पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, टाइम आपका t लगा, प्लस 1/2 एक्सीलरेशन 0 है इंटू टी स्क्वायर कर दोगे तो ये पार्ट आपका 0 बन जाएगा। यहाँ मिलेगा x इज इक्वल्स टू यू इंटू टी। यहाँ ध्यान से देखेंगे x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? u इंटू टी। वैसे ही हम y एक्सिस में अगर इसके पाथ की बात करें तो y एक्सिस में मान लीजिए कितना y मीटर गया, y डिस्प्लेसमेंट हुई। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 थी, टाइम t से मल्टीप्लाई किया प्लस 1/2। लेकिन यहाँ आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? e इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो y एक्सिस में जो आपको वैल्यू मिल गई दैट इज़ 1/2 E इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? वाई एक्सिस की। अच्छा देखिए ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हम थोड़ा इसके पाथ को देख रहे हैं, क्योंकि इसके पाथ में देखना डेविएशन हो रहा है, ये मुड़ जा रहा है, ये ज़्यादा मुड़ रहा है, ये कम मुड़ रहा है, ये भी मुड़ रहा है। तो हम इनके डेविएशन की बात करेंगे। मैं अगर यहाँ चार्ज बाई मास रेशियो, मुझे क्या निकालना था? चार्ज बाई मास रेशियो, इसकी बात करूँ तो देखिए इस इक्वेशन से हमें क्या मिल गया? वाई एक्सिस में देखिए ये क्यू बाई एम मिल रहा है।
तो यहाँ देखिए, अगर मैं इनके डेविएशन की बात करूँ या इनके स्लोप की बात करूँ, डेविएशन मतलब इनके मुड़ने की, और मुड़ना हम कैसे देखेंगे, इनके स्लोप से। तो स्लोप को कभी भी कहीं भी हम देखते हैं तो हम किससे दिखाते हैं, tan थीटा से दिखाते हैं। और tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस आप यहाँ लगाएंगे। देखिए आप कोई सी जगह पे लगाइए परपेंडिकुलर बाई बेस। मान लीजिए यहाँ से आप स्लोप देख रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे स्लोप देख रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो देखिए वाई एक्सिस से ये जितना मुड़ा, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से ये जितना मुड़ा, और ये देखिए एक्स एक्सिस से जितना मुड़ा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो ये स्लोप या इसका जो डेविएशन है उसको मैं किससे दिखाऊंगा, tan थीटा से दिखाऊंगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, tan थीटा देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। यहाँ देखिए थीटा अगर आपका ये है तो ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, बेस। तो परपेंडिकुलर में देखिए आपकी कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, वाई एक्सिस वाली, और बेस में आपका क्या है, एक्स एक्सिस। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। इतना समझ में आया। tan थीटा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, y बाई एक्स। तो वैसे ही आप यहाँ tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू y में इक्वेशन में देखिए वैल्यू क्या मिल गई है आपको, 1/2 e इंटू क्यू इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, और बेस में आपको क्या मिल जाएगा, u इंटू टी। यहाँ देखिए एक t से एक t आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 1/2 ई क्यू इंटू टी डिवाइडेड बाई m इंटू यू। अब देखिए इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या मिल गया, चार्ज बाई मास रेशियो। तो चार्ज बाई मास रेशियो आप यहाँ से q बाई m की वैल्यू देखेंगे तो q बाई m आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है tan थीटा से। ध्यान से देखिए, q बाई m आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है tan थीटा से। ये q है, ये आपका m है, ध्यान से देखिए ये q है, ये m है, तो q बाई m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द tan थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ भी tan थीटा की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हमको कंक्लूजन निकला तो हम लिख सकते हैं ग्रेटर द डेविएशन इन द चार्ज पार्टिकल, deviation in the charge particle will have greater charge by mass ratio, q by m ratio। बस यहाँ से अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बस मैंने आपको बताया कि ये किस प्रोसेस से आया, तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि भैया इन तीनों में से जिसका डेविएशन ज़्यादा होगा या फिर जिसका थीटा एंगल ज़्यादा होगा उसका आपका चार्ज बाई मास रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें आप देखेंगे तो तीनों में देखेंगे तो आप देखिए ध्यान से, और फिगर आप एक बार एनसीईआरटी में देख लीजिएगा या जब भी क्वेश्चन देखें तो वहाँ देख लीजिएगा किस में डेविएशन ज़्यादा हो रहा है। इस हिसाब से हम देखेंगे तो थर्ड वाले में मेरे हिसाब से एंगल क्या हो रहा है, ज़्यादा मुड़ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, थर्ड वाले चार्ज पार्टिकल का चार्ज बाई मास रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसका आंसर, आपका थर्ड पार्टिकल जो होगा, थर्ड पार्टिकल का q बाई m रेशियो क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ठीक है, ये इसका आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे निकला कि भैया tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q बाई m। इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका चार्ज बाई मास रेशियो भी ज़्यादा होगा। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाता है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है। ठीक है, और यहाँ आई कैप दिया गया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ इन्होंने क्या दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है, और ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इसकी डायरेक्शन भी इन्होंने मेंशन की है, और डायरेक्शन को कहा है कि ये किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। तो मैं दिखाना चाहूँ तो एक्स एक्सिस में क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बना सकता हूँ। ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं E,
और जो किस एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो गिवन में आपको क्या मिल गया? गिवन में आपको मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस E = 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और किस एक्सिस में है? एक्स एक्सिस में। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? आई कैप लगा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कहा गया व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द फील्ड अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड। देखिए यहाँ कहा गया है कि आपका एक स्क्वायर भी रखा हुआ है। ठीक है, एक स्क्वायर आपका यहाँ रखा हुआ है। मान लीजिए मैंने एक यहाँ स्क्वायर बॉक्स रख दिया। ठीक है, और ये जो स्क्वायर रखा हुआ है ना, ये कुछ ऐसे है, इस शेप में है, आपको दिखेगा, इस शेप में दिखेगा। मतलब ये YZ प्लेन से कैसा है? पैरेलल है। इसकी आप देखेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा। इसका जो एरिया वेक्टर होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड भी दी गई है। साइड क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। अब आपको इसके थ्रू बताना है फ्लक्स। अब देखिए सिंपल सा फॉर्मूला, वी नो दैट, हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई = E × ds × cos थीटा। और ये जो थीटा है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए जिस तरफ एरिया वेक्टर जा रहा है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू अभी क्या है? 0 है। देखिए थीटा की वैल्यू 0 कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻³ इंटू एरिया देखेंगे तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? 0.1 स्क्वायर, साइड इंटू साइड हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी 3 × 10⁻³ इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² इंटू कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 3 × ये 10⁻³ मतलब 10⁻1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 30। और फ्लक्स आपका किस में होता है? वेबर में होता है। तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 30 वेबर। फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 वेबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट करेंगे आप, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो इसका ए पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में कह रहा है, बी पोर्शन में कह रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। देखिए भैया इसमें इसने नेक्स्ट क्या कहा कि आपके पास अगर ऐसे ही ये आपकी क्या हो गई? एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी जेड एक्सिस हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब भी वैसे हैं और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम है, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये समझ में आया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही हैं, बस अब क्या कह दिया गया कि ये जो आपने स्क्वायर लिया था, ये स्क्वायर लिया था, अब भी इसकी साइड क्या है? 0.1 मीटर। बस ये कह दिया गया कि अब इस स्क्वायर को एक्स एक्सिस के साथ, एक्चुअली देखना कहा गया है इस स्क्वायर के नॉर्मल को, इस स्क्वायर से आप एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर का नॉर्मल। तो इस नॉर्मल से कितने एंगल बनाया गया है? एक्स एक्सिस से 60 डिग्री बनाया गया है। यहाँ देखिए ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ये यहाँ कहा गया है स्क्वायर इफ द नॉर्मल ऑफ द प्लेन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस से इसका नॉर्मल कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। कहने का मतलब जैसे ही आप इसको टेढ़ा करेंगे, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा किया तो देखेंगे इसका नॉर्मल भी क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर कुछ इस एक्सिस में आएगा, इस तरफ आएगा। ये आपका क्या आ रहा है? नॉर्मल। एक्स एक्सिस आपकी किस तरफ है? सीधी ही है। तो एक्स एक्सिस से देखेंगे तो एक्स एक्सिस से नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री। तो यहाँ ध्यान से देखिए, प्लेस कर दीजिए। आप जैसे ही प्लेस करेंगे इसे तो आपको ये मिल जाएगा, ये कुछ ऐसा। ये मान लीजिए आपने स्क्वायर को प्लेस किया, इसका नॉर्मल किस तरफ है? आगे की तरफ फेस करेगा, ये हो जाएगा इसका नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल को आप ध्यान से देखेंगे तो नॉर्मल को कहा गया कि इसका नॉर्मल जो एंगल बना रहा है
वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमें पता है ये इसका एरिया है और ये ही डायरेक्शन इसकी क्या हो जाएगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। तो यहाँ जो एंगल थीटा आपका लिया जाता था वो कितना होगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि इसने क्या कहा है, प्लेन का जो भी ये नॉर्मल है तो नॉर्मल ही उसका क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है या डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इन दोनों का बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब देखिए इस सिचुएशन में आप फाई ई की वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, फाई इंटू ई डी एस कॉस थीटा। ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, 3 इंटू 10⁻³ वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाई डी एस एरिया हो जाएगा, इसकी वैल्यू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर हो जाएगी, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। आप cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो 3 इंटू 10⁻, इसको कैलकुलेट करेंगे 1 हो जाएगा, 3 - 2 ये 1 हो जाएगा, इंटू cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 15 वेबर। आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 15 वेबर। इस बार फ्लक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 15 वेबर। मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ कम इसको क्रॉस करेंगी। पहली सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम क्रॉस की है, अब इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ कम क्रॉस करेंगी। तो ध्यान में देना है, यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हो सकता है ये जो नॉर्मल वर्ड ना आता तो हमें क्या करना पड़ता, 90 - थीटा करना पड़ता। क्यों, अगर नॉर्मल वर्ड ना आता तो ये क्या कहता, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तब ये किस एंगल की, 60 डिग्री, तब ये किस एंगल की बात करता, इस एंगल की बात करता। लेकिन इसने कहा किस से बना रहा है, नॉर्मल से बना रहा है, तो इसके नॉर्मल से 60 डिग्री आपका ये एंगल होगा, और यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा, जिसको हम थीटा इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, 60 डिग्री। तो इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16वां एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से। इसको देखिए जरा, इसमें कहा गया है व्हाट इज़ द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। मतलब आपने जो पिछले क्वेश्चन में किया था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने क्या ली थी, 3 इंटू 10⁻³ आई कैब न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड अगले क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या रखनी है, सेम ही रखनी है। यहाँ हम देख ले रहे हैं ई की वैल्यू इन्होंने कहा है 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आई कैप। एक्स एक्सिस में ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। थ्रो अ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा अब इनके पास क्या है, एक क्यूब है, ये क्यूब लिया गया है और क्यूब की साइड जो है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना, क्यूब की साइड जो है इस बार अब कितनी ली गई है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए साइड क्यूब की 20 सेंटीमीटर, तो सारी साइड इसकी कितनी हो जाएंगी, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। या इसको हम लिखना चाहें तो साइड की वैल्यू को हम लिख सकते हैं, साइड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। कोई दिक्कत, तो ये आपका गिवन के में सेक्शन में चला जाएगा। गिवन की वैल्यू क्या आ गई, साइड इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर। ओरिएंटेड सो दैट द फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। ये देखो जो कोऑर्डिनेट है ना, जैसे वाईजेड प्लेन हो गया, तो इससे इसके फेस क्या है, पैरेलल है। अब आपको ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी है वो किस तरफ है, आगे की तरफ, एक्स एक्सिस में है। पहली वाली सिचुएशन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी, ठीक। अब आपको कह रहा है कि आपको इसके थ्रू क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जब भी आप कोई क्यूब रखेंगे तो इस क्यूब को देखिए ये पैरेलल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तो इसके केवल 2 फेसेस को क्रॉस कर पाएंगी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये क्यूब है तो ये आगे की वॉल हो जाएगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, छत हो जाएगी, और ये इसका बेस हो जाएगा, फिर से आगे एक ऐसी वॉल मिलेगी। तो इस वॉल को और इससे पैरेलल जो आगे वॉल मिलेगी उसको क्रॉस करेगा, बाकी सारी वॉल्स क्या होंगी, उनसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं होगी। कहने का मतलब जो भी फ्लक्स मिलेगा तो एक आपका इस सरफेस से मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपका इस सरफेस से मिलेगा, ठीक है। बाकी सबका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो आपको ध्यान से देखना है, फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम फाई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। मान लो इस वाले को मैंने नाम दे दिया सरफेस 1 और इस वाले को मैंने नाम दे दिया सरफेस 2। तो आपको यहाँ ध्यान से देखना है, आप सरफेस 1 देखेंगे तो सरफेस 1 का जो एरिया वेक्टर है देखना, ये किस तरफ है, पीछे साइड है।
एरिया वेक्टर किस तरफ फेस कर रहा है, एकदम आप परपेंडिकुलरली आगे चले जाएंगे। इसका एरिया वेक्टर जो है ये किस तरफ है, आगे की तरफ है। तो एरिया वेक्टर ये इसका हो गया, ये एरिया वेक्टर इसका हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे आगे जा रही हैं, एरिया वेक्टर इसका पीछे है। तो इसमें देखेंगे थीटा की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 180 डिग्री। और यहाँ देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों का एंगल सेम है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 डिग्री। ये समझ में आया। हमने कहा देखना, ये अगर इस फेस को देखोगे तो इसका फेस किस तरफ है, इस तरफ है, मतलब एरिया वेक्टर इसका किस तरफ वर्क करेगा, परपेंडिकुलरली आगे की तरफ देखेंगे, इस तरफ, ठीक है। और देखेंगे जब लास्ट वाले के फेस पे जाएंगे तो अंदर तो ये क्या है, क्यूब है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ है, आगे की तरफ है। तो एक का एरिया वेक्टर आगे की तरफ होगा, एक का पीछे की तरफ होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही हैं, तो एक के लिए आपकी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री और दूसरे के लिए थीटा की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। तो यहाँ देखेंगे मैं आगे फाई ई प्लस निकालता हूँ। फाई ई इज इक्वल्स टू, आपको फाई ई सरफेस 1 प्लस फाई ई सरफेस 2 कैलकुलेट करना है, बाकी से आपका कोई भी फ्लक्स नहीं जा रहा है। तो देखिए पहले वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो 3 × 10⁻³ इंटू एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया हो जाएगा 0.2 स्क्वायर साइड इंटू साइड, क्योंकि ये क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, इंटू कॉस, और वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। क्या हो जाएगी 180 डिग्री। प्लस का साइन लगाएंगे और आप देखेंगे नेक्स्ट से तो 3 × 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी, इंटू एरिया भी आपका 0.2 स्क्वायर इंटू कॉस की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0 डिग्री। देखेंगे सॉल्व करेंगे इसे तो आपको जो नेट फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी आपको ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा 0.04 और cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये साइन यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और प्लस के साथ इसको हम लिख देंगे 3 × 10⁻³ और ये वैल्यू हो जाएगी 0.04 और ये वाली cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपकी क्या है, सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू है, ये पॉजिटिव और निगेटिव प्लस माइनस होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फ्लक्स इस क्यूब के द्वारा कितना हो जाएगा 0। नेट फ्लक्स इस क्यूब के द्वारा कितना हो जाएगा 0। इस क्यूब के द्वारा नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। देखो कैसे, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को क्रॉस करके इन कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से आउट हो जा रही हैं। कहने का मतलब जितना इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही फ्लक्स आउटवर्ड हो जा रहा है। तो टोटल इनवर्ड और आउटवर्ड इक्वल हो गए तो फाई नेट की वैल्यू या नेट फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं नेट फ्लक्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। टोटल इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल्स टू टोटल आउटवर्ड फ्लक्स हो जा रहा है, इस वजह से आपको नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स इंडिकेट दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स। फ्लक्स की वैल्यू दी गई है ये इतनी, ठीक है। ए नंबर में पूछा गया व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स इफ़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0 कुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? एक बार आप वीडियो पॉज करके आप इसको कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मान लो आपके पास एक कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस या क्लोज बॉक्स है। मान लो मैंने कहा मेरे पास एक स्फेरिकल बॉक्स है, ठीक है। इस पे कहा गया कि इससे जो भी फ्लक्स निकल रहा है, यहाँ देखिए कह रहा है आउटवर्ड, नेट आउटवर्ड फ्लक्स, मतलब इससे फ्लक्स जो क्या हो रहा है बाहर की तरफ निकल रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पूरे सरफेस को क्रॉस करके किस तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। इसका सीधा सा मतलब हो गया आउटवर्ड फ्लक्स है, मतलब अंदर चार्ज आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। और कह रहा है ये फ्लक्स की जो वैल्यू है गिवन में, ध्यान से देखेंगे तो गिवन में आपको मिल जाएगा आउटवर्ड फ्लक्स और इसकी वैल्यू दी गई है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको वेबर कह सकते हैं। ये इसकी क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है। अब पूछा गया है ए में नंबर में, देखिए पूछा गया है ए नंबर कहा गया है व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। इसके अंदर क्यों इनकी बात कही गई है, तो ध्यान से देखिए गॉस लॉ क्या यूज़ करेंगे आप, गॉस लॉ, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए आपका कौन सा लॉ यूज़ होता है, गॉस लॉ। तो यहाँ देखेंगे गॉस लॉ आपको क्या पता है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए फाई की वैल्यू दी गई है, जैसे ही आप फाई रख देंगे 8 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू आ जाएगा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल अंदर के चार्ज की बात कही गई है, तो टोटल क्यू इन की वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी 8 × 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻−12। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल इनसाइड चार्ज। और ये चार्ज आपका कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये हमने पहले ही बता दिया। ठीक है, अब देखिए बी सेक्शन में इसका क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रो द सरफेस ऑफ द बॉक्स वर 0। मतलब कह रहा है कि जो आपका बॉक्स है, ये स्फेरिकल बॉक्स है, इस स्फेरिकल बॉक्स से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो 0 हो जाए। मतलब अब कुछ भी फ्लक्स बाहर नहीं निकल रहा है। देखिए सिचुएशन में क्या कहा कि फाई ई की इफ फाई ई बिकम्स 0, इफ फाई ई बिकम्स 0, तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स। उसने ये पूछा कि अगर फाई ई की वैल्यू 0 है तो बताइए क्या हम कह सकते हैं कि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ये कहना गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए यही आपका क्लोज्ड सरफेस होता और मैं यहाँ एक कोई डाइपोल क्लोज कर देता, ये -Q और ये +Q, तो देखना अगर कोई पूछे अंदर चार्ज नहीं है तो ये बात गलत है। अंदर चार्ज है, आपका एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन आप देखेंगे कि अंदर नेट चार्ज आपका कितना है, नेट चार्ज आपका 0 है, नेट चार्ज आपका 0 है। या क्यू इनसाइड टोटल कितना है, 0, क्यू इनसाइड टोटल आपका कितना है, 0। तो हम अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जितना भी चार्ज अंदर प्रेजेंट है उसका टोटल सम आपका कितना है, 0 है। या नेट चार्ज इनसाइड आपको 0 मिलेगा, या क्यों इनसाइड टोटल आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें देखिए क्या दिया गया है, अ पॉइंट चार्ज +10 माइक्रोकूलम इज अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली एबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। देखिए इसने कहा कि ये आपका कुछ ये स्क्वायर का शेप है, ठीक है। इससे सेंटर से आप जाएंगे तो सेंटर से 10 कितने सेंटीमीटर कहा गया है, ये यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से आप 5 सेंटीमीटर ऊपर जाएंगे तो आपको एक 10 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, ठीक है। और ये जो इसकी साइड दी गई है स्क्वायर की, ये कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। मतलब गिवन में आप देखें तो गिवन में मैं लिख सकता हूँ क्यों की वैल्यू जो है वो है +10 × 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। 10 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हो गया, 10 × 10⁻⁻6 कूलम। अब दूसरा देखिए साइड, स्क्वायर की साइड जो दी गई है कितना है, 10 सेंटीमीटर दी गई है। अब आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। कह रहा भैया ये स्क्वायर से आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमने किए थे। आपको क्या करना है, यहाँ देखिए हिंट में भी दे रखा है। हिंट में क्या दे रखा है, यहाँ कह रहा थिंक द स्क्वायर एज वन फेस ऑफ द क्यूब विद एज 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए पिछली क्लासेस में आप अगर देखेंगे तो जब हम गॉस लॉ पढ़े थे उससे हमने कई सारे क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार फिर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पिछली क्लासेस को क्लियर कीजिए। अगर आप पिछली क्लासेस क्लियर करेंगे तो इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से कर लेंगे। तो देखिए मैं एक बार बेसिकली आपको समझा रहा हूँ कि इसने कहा है कि भाई देखो ये एक स्क्वायर है और यहाँ पे सेंटर पे कोई एक चार्ज 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। अब इससे निकलने वाले फ्लक्स को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आसानी से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने कहा इस चार्ज को अगर हम इनक्लोज कर दें, देखो मैंने
इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं इसको एक कंसीडर कर रहा हूँ एक क्यूब। क्या कंसीडर कर रहा हूँ, एक क्यूब, और इसकी साइड को मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। अब ध्यान से देखना, अगर ये क्यूब है पूरा, तो अब ये क्यूब के अंदर चार्ज आपका कितना आ गया, 10 माइक्रोकूलम। अच्छा, इस पूरे क्यूब को देखोगे तो इसने चार्ज को क्या कर दिया, इनक्लोज कर दिया। अब हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो फाई ई टोटल की वैल्यू अगर हम निकालें, फाई ई टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया? हमने कहा इस चार्ज को हमने क्लोज कर दिया। क्लोज चार्ज से हम क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ लगा सकते हैं। तो गॉस लॉ लगाएंगे तो देखिए चार्ज आपका क्लोज्ड है। अब ये क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना निकलेगा, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इनसाइड आपका केवल कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। कितना है, 10 माइक्रोकूलम है। तो मैं लिख सकता हूँ 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। लेकिन ये जो फाई ई होगा ये किसके लिए होगा, ये टोटल क्यूब के लिए होगा। किसके लिए होगा, क्यूब के लिए, कि भैया इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना निकलेगा, 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमने कहा अगर इस क्यूब को देखो तो ये क्यूब कितने स्क्वायर से मिलके बना है, क्यूब के पास होते हैं भैया 6 फेसेस। कितने फेसेस, 6 फेसेस। और ये 6 के 6 फेसेस क्या हैं आपके, स्क्वायर हैं। क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो हमने कहा अगर 6 स्क्वायर से आपका फ्लक्स निकल रहा है 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक स्क्वायर से आपका कितना फ्लक्स निकलने वाला है, दैट इज़ 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। एक स्क्वायर से आपका कितना फ्लक्स निकलेगा, 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, हमने कहा ये जो भी स्क्वायर है, सॉरी ये जो भी क्यूब है कितने स्क्वायर से मिलके बना हुआ है, 6 इक्वल स्क्वायर से बना हुआ है। और वो 6 स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो 6 स्क्वायर से कितना फ्लक्स निकला, 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक से कितना निकलेगा, 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो देखना फाई ई स्क्वायर अगर मैं निकालूँ तो फाई ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया? आगे बढ़िए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है आ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज। ठीक है, ये देखिए आपका फिगर भी बना दिया है मैंने कि ये आपका एक क्यूब रखा हुआ है, क्यूबिक गॉसियन सरफेस है, मतलब इसमें आपका क्या है, चार्ज क्लोज्ड किया गया है। इसकी जो एज है या फिर कह लें जो भी साइड है कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको मैं मीटर में करना चाहूँ तो देखो यहाँ गिवन लिख लेते हैं। सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, गिवन पे जाएंगे। गिवन में देखेंगे तो यहाँ जो भी साइड दिया गया है, साइड की वैल्यू दी गई है 0.09 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिया गया है, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 9 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.09 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो पूछ क्या रहा है, फाई ई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फाई। अच्छा, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ ये चार्ज आपका कैसा है, इनक्लोज्ड है। अगर चार्ज आपका इनक्लोज्ड है तो ध्यान से देखेंगे हम क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ। तो वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ, यही चीज़ आपका क्या था, गॉस ने ही तो बताया था, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गॉस लॉ। अब देखो भैया हमें फ्लक्स निकालना है, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड। टोटल चार्ज आपका अंदर कितना है, टोटल है 2 माइक्रोकूलम। तो आप क्या रखेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको बस कैलकुलेट कर लेना है। आप चाहें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा, जिसकी यूनिट क्या होगी, वेबर होगी।
समझ में आया आपको? देखो बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी इनक्लोज चार्ज होगा तो उसके द्वारा जो भी चार्ज निकलेगा तो क्यू इनसाइड या क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगला आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है पॉइंट चार्ज कॉज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, ये कह रहा है एक कोई पॉइंट चार्ज है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकल रहा है? -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस सेंटर्ड ऑन द चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। देखो इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, कैसा है? पॉइंट चार्ज है, और इससे जो भी फ्लक्स निकल रहा है φe की वैल्यू निकल रही है -1 × 10⁻³ वेबर कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं? वेबर। ये SI यूनिट हो जाएगी, ठीक है। माइनस होने का मतलब ये क्या है? आपका इनकमिंग फ्लक्स है। नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन आपका बताएगा इनकमिंग फ्लक्स, इनकमिंग फ्लक्स कि भैया फ्लक्स आपका क्या हो रहा है? आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? इनकमिंग फ्लक्स, ठीक है। तो कह रहा है पास थ्रू आ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। आपसे कहा गया कि देखिए यहाँ अगर मैं कह लूँ कि मेरे पास कोई एक स्फेयर है, ये आपको क्या मिल गया? स्फेयर, ठीक है। इसका रेडियस जो अभी बताया गया है कि इसका रेडियस अभी कितना है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, ए नंबर पे क्या कहा गया है? इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस वर डबल्ड, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। कह रहा भैया देखो पहले ये जो चार्ज था इसके अंदर था, जो भी मतलब इसमें जो भी इनकमिंग फ्लक्स था कुछ ऐसा था, ध्यान से देखना। और इस इनकमिंग फ्लक्स की क्या दी गई थी? वैल्यू दी गई थी। अब कह रहा है कि अगर आपको यही स्फेयर के साइज़ को मैं डबल कर दे रहा हूँ, रेडियस को क्या कर दे रहा हूँ? डबल कर दे रहा हूँ। अब मान लो ये 10 सेंटीमीटर था तो इसको मैंने कह दिया ये क्या हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है क्या इसमें जो इनकमिंग फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू में चेंज आएगा, या जो चेंज आएगा कितना चेंज आएगा, या फ्लक्स कितना इंक्रीज़ होगा। तो ध्यान से देखना, जब भी हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं तो गॉस लॉ क्या बताता है? गॉस लॉ बताता है क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ही आपका क्या है? फ्लक्स है। क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहली चीज़ देखिए फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? क्यू इन पे डिपेंड कर रहा है। और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है मटेरियल के मीडियम पे, या फिर जहाँ चार्ज रखा गया है उसके मीडियम पे। तो दोनों जगह चार्ज अभी क्या कंसीडर करेंगे? वैक्यूम पे रखा हुआ है। और क्यों इनसाइड क्या होगा? क्यों इनसाइड कुछ चेंज नहीं होगा भाई, चार्ज को तो हमने चेंज ही नहीं किया, बस हमने बाहर का आउटर सरफेस क्या कर दिया? इंक्रीज़ कर दिया है। तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो हम सिंपली लिखेंगे देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज in the flux of the surface। सरफेस के फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक आपने क्यों इनसाइड जो भी आपने चार्ज अंदर रखा है उसके अमाउंट को बढ़ाते या घटाते नहीं है। मतलब जब आप उसके अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे, चार्ज के अमाउंट को इंक्रीज़ करेंगे डिक्रीज़ करेंगे, या अंदर आप कोई और मीडियम ला दीजिए, जैसे पहले वैक्यूम था, आप यहाँ वाटर ला दीजिए या कोई और डाइलेक्ट्रिक मीडियम ला दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ आपका फ्लक्स इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकता है। लेकिन अभी देखेंगे तो अभी के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? देयर विल बी नो चेंज इन द फ्लक्स ऑफ द सरफेस। तो सरफेस में कोई चेंज आने वाला नहीं है। सेम आपका क्या आएगा? सेम जितना पहले फ्लक्स निकल रहा था उतना ही फ्लक्स पास होगा। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। अब कह रहा है अंदर जो भी पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू आपको क्या करना है? बताना है। तो देखो यहाँ अंदर आपके वैल्यू को बताना है। जो भी फ्लक्स पहले था देखिए ए का सेम हो जाएगा, और बी में आपको देखना है, आप देखेंगे तो φe की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको क्यू इन साइड कैलकुलेट करना है तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है φe इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्या आपको φe की वैल्यू दी गई थी? जी हाँ दी गई थी, 1 × 10⁻³
3। तो आप रखेंगे 1 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। कैलकुलेट करेंगे आप, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 8.85 इंटू 10⁻⁹ वेबर। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड हो जाएगा, क्यू इनसाइड। और ये आपका कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। समझ में आया? तो टोटल चार्ज अंदर कितना हो जाएगा आपका, -8.85 इंटू 10⁻⁹, सॉरी चार्ज पूछा गया है तो ये कूलम होगा, वेबर लिख दिया मैंने, क्या होगा, कूलम होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन नंबर 21, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अननोन चार्ज। कहा इनके पास कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसा स्फीयर है, कंडक्टिंग, मतलब अगर इसके पूरे वॉल्यूम में अगर आप चार्ज दोगे तो ये सारे चार्ज कहाँ आ जाएंगे, इसके सरफेस पे आ जाएंगे। कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यही हुआ कि पूरा पार्ट आपका कंडक्टिंग है, चार्ज मूव कर सकते हैं। इसका रेडियस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। हैज़ एन अननोन चार्ज, इसके पास अननोन चार्ज है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज़, कह रहा देखो ये आपके पास स्फीयर है, ये इसका सेंटर हो गया और इसका रेडियस जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। और कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज़ 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। मतलब यहाँ से सेंटर से अगर आप कुछ दूरी पे जाओगे, कितनी दूरी पे, 20 सेंटीमीटर। देखो ये 10 सेंटीमीटर और इधर ये 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर से 20 सेंटीमीटर और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³। इतना समझ में आया? आपका एक स्फीयर है, सेंटर O है, स्फीयर का रेडियस R है। आपका कह रहा है अगर आप 20 सेंटीमीटर बाहर जाते हो तो 10 सेंटीमीटर पे यहाँ पहुँचोगे, 10 सेंटीमीटर पे आप थोड़ा सा और बाहर आओगे तो हमने पॉइंट P कंसीडर कर लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ दी गई है। अब कह रहा है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी बताई गई है भैया, कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आ रही है, इनवर्ड आ रही है। कैसे आ रही है, इनवर्ड। तो ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी है, इनवर्ड है। ई की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है। अब आपसे पूछा गया है यहाँ नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, तो देखिए क्यों इन की बात कही गई है। आपसे क्या पूछा गया है, क्यों इन। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम देखेंगे तो फाई ई की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, ई इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। एक फ्लक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कहें कि इस स्फीयर से आप क्या निकाल लीजिए, फ्लक्स निकाल लीजिए, तो देखिए इसके थ्रू मैं क्या फाई ई की वैल्यू निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू डी एस एरिया की बात करेंगे आप, तो डी एस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, डी एस एरिया स्फीयर का एरिया हो जाएगा 4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। और हर तरफ से इनवर्ड आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब एंगल 0 होगा और कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, फाई ई इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करके। दूसरा आप गॉस लॉ का यूज़ करेंगे, तो गॉस लॉ कहते हैं, गॉस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए क्यू इनसाइड हमें नहीं पता, हमने कंप्लीट मान लिया क्यू इनसाइड क्या है, क्यू ही है, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए ये भी फ्लक्स की वैल्यू है, इसको आप मानेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे मानेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिल जाएगी, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पाई, और ये वाली वैल्यू को लिख सकता हूँ इंटू 10⁻⁻²। यहाँ देखिए क्यों इन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना था, क्यों इन की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसको हम लिख सकते हैं 6 पाई इंटू ये हो जाएगा 10⁻³ माइनस 10⁻⁻² इंटू 10 इंटू एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसको कहें
तो हम लिख सकते हैं इसको 60 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, क्यू इनसाइड आ जाएगा, और ये क्यू इनसाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर आप करना चाहें तो क्यू इन की वैल्यू, क्यू इन इज इक्वल्स टू नेगेटिव होगा इसलिए माइनस साइन, 60 इंटू पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और ये क्या आ जाएगा, कूलम। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, क्यू इनसाइड। देखोगे आप ध्यान से देखना, हमने क्या कहा, हमने कहा हमारे पास एक स्फीयर है जिस पे 20 सेंटीमीटर सेंटर से बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है। इनवर्ड होने का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसमें फ्लक्स होगा या इसके अंदर जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव है, इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इनवर्ड आ रही हैं। अच्छा, तो उस नेगेटिव चार्ज की वैल्यू निकालना था, आपने फ्लक्स के दोनों फार्मूले का यूज़ किया, फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा। अब यहाँ इसने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं सारी कैसी हैं, रेडियली इनवर्ड हैं। कैसी हैं, रेडियली इनवर्ड हैं। इसका मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलरली, सरफेस से परपेंडिकुलरली अंदर आ रही हैं, तो हर जगह एरिया वेक्टर और इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कहा गया है अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। कहा गया आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, ये भी आपका कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसमें ये कहा गया है इसका डायमीटर कितना है, 2.4 मीटर। गिवन में लिख लेते हैं, गिवन, गिवन लिखो भैया, गिवन बहुत ज़रूरी होता है, इसको लिखा करो। गिवन क्या हो गया, आपके पास क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, और इस कंडक्टिंग स्फीयर का जो भी डायमीटर है, डायमीटर की वैल्यू 2.4 मीटर कही गई है। इसका मतलब सीधा लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 1.2 मीटर। रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर। हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कही गई है, तो सिग्मा से हम दिखा देंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80 माइक्रो कूलम, मतलब 80 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब कह रहा फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर। आपका एक स्फीयर था, देखिए ध्यान से, मैंने कहा आपका ये एक स्फीयर था, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर था। इस पे कहा आपने कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा की वैल्यू दी गई है। तो जब आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाए तो आप लगा सकते हैं इसमें गॉस लॉ। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर इस पे ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर है तो सारे चार्ज इसके कैसे आ जाएंगे, सरफेस पे। लेट मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो सारे कहाँ पे आ जाएंगे, पूरे सरफेस पे आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, हाँ ठीक, तो इसमें क्या गया, फाई इज इक्वल टू आप रख देंगे क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ से जो इसके फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्यू इनसाइड। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एरिया। तो क्यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा आपका दिया गया है कितना है, 80 इंटू 10⁻⁻6 इंटू एरिया आपका क्या हो जाएगा, 4 पाई, और इसका रेडियस R दिया गया है, R की वैल्यू 1.2 मीटर दी गई है। 4 पाई 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी गॉस लॉ से, फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो ये फ्लक्स हो गया गॉस लॉ से। आपसे पूछा है चार्ज ऑन द स्फीयर, चार्ज ऑन द स्फीयर। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ चार्ज की बात करेंगे, सॉरी यहाँ देखिएगा ये फ्लक्स की वैल्यू नहीं होगी, ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, सिग्मा इंटू ए चार्ज ऑन द स्फीयर आ जाएगा। ठीक, क्यों इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नोट कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। क्यू इन साइड की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 80 इंटू 10⁻⁻6 4 पाई 1.2 का स्क्वायर। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, क्यू इन साइड मिल जाएगा। यहाँ देखिए इस वाले फॉर्मूले को मैंने यहाँ पुट किया है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। तो सिग्मा की वैल्यू मैंने रख दिया, इंटू एरिया रख दिया। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन में आपको मिल जाएगा 320 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं 3.14 इंटू 1.44 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा।
इसको आप कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन सही करेंगे तो आंसर सही मिल जाएगा। हमने क्या कहा, हमने कहा सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है क्यू बाई एरिया, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो क्यू की वैल्यू मैंने क्या रखी, क्यू इज इक्वल्स टू रख दिया सिग्मा की वैल्यू इंटू एरिया रख दिया। एरिया स्फेयर का क्या होता है, एरिया स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नोट करेंगे आप, ये वैल्यू रख देंगे तो क्यू इनसाइड मिल जाएगी। नेक्स्ट में कहा गया है व्हाट इज़ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीविंग द सरफेस ऑफ द स्फेयर। अब फ्लक्स की बात कही गई है, अब देखो आप फ्लक्स के फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे आंसर मिल जाएगा। जो आपका चार्ज आया है यहाँ आपको क्या कर देना है, फाई ई की वैल्यू निकालना है। तो फाई ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। आप यहाँ से क्यू इनसाइड की वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया। यहाँ सारा कुछ देखिए गिवन है, गिवन लिखेंगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। तो हमने कहा कि आपको क्यू इनसाइड कैलकुलेट करना है। यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी दी गई है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा इंटू ए। सिग्मा और ए की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, और क्यू जैसे ही मिल जाए बस आपको गॉस लॉ में रख देना है, फाई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको क्या मिल जाएगा, फ्लक्स मिल जाएगा। चलिए भैया आगे देखिए, आगे मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 23। चलिए देखिए पढ़िए, इसमें क्या दिया गया है। इसमें कहा गया एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। मतलब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है आपकी, लेंथ ऑफ वायर, और इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, 9 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पे है, 2 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। तो इसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0.02 मीटर। सेंटीमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये तो सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, गिवन की हैं। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम किससे दिखाते थे, लैम्डा से दिखाते थे। तो लैम्डा को आपको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, हमने लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ की वायर होगी तो उसके द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो उसका फॉर्मूला देखिए, तो उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। या इसी के लिए हमने कहा था, इसको कहा था 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। तो आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू रख दोगे आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं अगर मुझे लैम्डा निकालना है तो मैं लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ E इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, E इंटू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, E कितना दिया गया है, 9 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की वैल्यू दी गई है आपकी 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। यहाँ ध्यान से देखिए, 0.02 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू पावर -2। यहाँ ध्यान से देखो, लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको मैंने लिखा 9 इंटू 10 टू पावर 4, और यहाँ इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 टू पावर -2। इसको यहाँ ध्यान से देखोगे, 10 टू पावर -2 यहाँ सॉल्व होगा 10 टू पावर 4, पावर क्या होगी, ऐड होगी, 9 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसकी हो जाएगी 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये क्या हो जाएगा, लैम्डा। 9 से आपका 9 कैंसिल, ये वैल्यू आपकी ऊपर आ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -7, और ये हो जाएगा कूलम पर मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम पर मीटर। तो आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई, 10 टू पावर -7 कूलम पर मीटर, 10 टू पावर -7 कूलम पर मीटर। बस आपको इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखनी थी, डायरेक्ट आपको क्या हो जाए, चाहे इस फॉर्मूले पे रख दीजिए चाहे इस फॉर्मूले पे लिख दीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। 2 large thin metal plates are parallel and close to each other
ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ अपोजिट साइन एंड द मैग्नीट्यूड दिया गया है इतना, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कही गई है। सिग्मा की वैल्यू जो दी गई है 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है, गिवन है। ठीक है, अब मान लेते हैं ये एक प्लेट के लिए, दो प्लेटें हैं, एक के लिए आपका पॉजिटिव हो जाएगा, एक के लिए आपका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। सिग्मा 2 को मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव 17 इंटू 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसने कहा, देखो भैया समझना है ध्यान से, इसने कहा आपके पास मान लो दो प्लेट हैं, एक प्लेट आपकी ये हो गई, दूसरी प्लेट आपकी ये हो गई। ध्यान से देखना, ये एरिया वाली प्लेट है, मतलब इसको अगर आप ऐसे टेढ़ा करके देखोगे तो ये आपको ऐसी दिखेगी। ठीक है, लेकिन इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसको जैसे हम ऐसे देखते हैं, साइड से देखते हैं, तो इसका साइड व्यू ऐसा आता है। ठीक है, तो इसमें देखोगे तो इसने कहा कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की वैल्यू जो है, एक की पॉजिटिव है एक की निगेटिव है। इसका सीधा सा मतलब हो गया, सिग्मा जिसका पॉजिटिव है उस पे चार्ज आपका पॉजिटिव आएगा, और सिग्मा आपका जिसका नेगेटिव है उस पे चार्ज आपका नेगेटिव आएगा। ये ऐसे है, कह रहा है ये दोनों पैरेलल प्लेट्स रखी हुई हैं, दोनों का साइन अपोजिट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी कुछ ऐसी दी गई है। मान लो इसे मैं मान लेता हूँ सिग्मा 1 और इसे मैं मान लेता हूँ सिग्मा 2। ठीक है, अच्छा ये जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन थे ये केवल इसका क्या बता रहे थे कि भैया ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, व्हाट इज ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट एंड द बिटवीन द प्लेट्स। इसके तीन रीजन बना दिए इसने, एक रीजन ये हो गया, दूसरा रीजन ये हो गया, तीसरा रीजन ये हो गया। इन तीनों रीजन पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब याद करो, क्या याद करना है आपको, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट एरिया ऑफ शीट पढ़ा था, याद कीजिए। तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी E = आपका मिला था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली थी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई इनफाइनाइट एरिया की शीट होगी तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिली थी, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखिए, अगर हम कहते हैं कि ये उसी का एक टुकड़ा है इनफाइनाइट एरिया की शीट का और ये भी, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इसकी हो जाएगी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी क्या हो जाएगी, σ2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको ध्यान देखना है, यहाँ मैंने कहा देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, σ1 की मैं दिखा रहा हूँ। तो σ1 का ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन पे देखोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। अच्छा, अगर यहाँ देखोगे तो इस वाले रीजन पे भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी। यहाँ पे भी देखोगे तो इससे बाहर जाएगी, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी आउटवर्ड की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किसकी हो जाएगी, पहली प्लेट की। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, ये पहली प्लेट की, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो जाएगी पहली प्लेट की। अब नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ कि आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसे देखो यहाँ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी नेगेटिव चार्ज के द्वारा देखना, नेगेटिव चार्ज के द्वारा देखना, तो इससे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपको कैसी दिखेगी, इनवर्ट दिखेगी। इसे मैंने क्या कह दिया, E2 कह दिया। ये प्लेट आपकी क्या है, 1 है, ये प्लेट आपकी क्या है, दूसरी, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 हो जाएगी। अच्छा, इसको यहाँ देखना, तो दूसरी वाली प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी, इधर साइड भी क्या हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी। इधर साइड भी आपको क्या मिलेगी, इनवर्ट मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड भी इनवर्ट मिल जाएगी। ऐसे नेगेटिव चार्ज है, इससे भी इनवर्ट, इससे भी इनवर्ट। इधर देखोगे इस वाले सरफेस से भी ये किधर आ रही होगी, इनवर्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके लिए हो जाएगी, 2 के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसके लिए हो जाएगी, 2 के लिए। अब आपको देखना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से देखोगे कि σ1 से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो E = मिल जाएगा आपको σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे देखोगे तो इस पे वैल्यू मिल जाएगी σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो σ1 और σ2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो E नेट इस रीजन में आपको मिल जाएगा E1
और देखना अब माइनस E2, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस तरफ, इसकी डायरेक्शन इस तरफ। E1 की वैल्यू आप क्या रखोगे, सिग्मा 1 की वैल्यू आपकी है 7 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस 17 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे ही वैल्यू रखोगे ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगी, 0। सेम वैसे ही देखना इधर भी है, तो इधर भी ई नेट की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे से क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटर साइड दोनों तरफ क्या मिल जाएंगी, 0। लेकिन अगर ध्यान से देखना यहाँ इसकी डायरेक्शन क्या है और इसकी डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो डायरेक्शन सेम होने से तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐड हो जाएगी। तो ई नेट की वैल्यू मिडिल पे क्या हो जाएगी, E1 + E2। E1 + E2 कर दोगे, सिग्मा दोनों का सेम है, सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या है, सिग्मा 2 है। बस इनके साइन क्या है, अपोजिट हैं, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 17 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपका देखना यहाँ मैं लिख सकता हूँ E आउटसाइड, दोनों सरफेस से आउटसाइड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल जाएगी, 0। और E बिटवीन द प्लेट्स आपको मिल जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, 17 × 10⁻22, यही वैल्यू थी। सिग्मा की वैल्यू क्या थी, 17 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 17 × 10⁻22 डिवाइडेड बाई 8.85 × 10⁻12। कैलकुलेट कर लोगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ई नेट बिटवीन द प्लेट्स। तो आपको कैलकुलेशन कर लेना है, कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली यहाँ देखना था, यहाँ ये वही कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि भैया 2 प्लेट्स होंगी। इनके लेक्चर्स में भी मैंने पीछे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। खैर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो मैंने यहाँ भी इसको सॉल्व करवा दिया। तो इसको ध्यान से देखना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हमने लगभग एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके सॉल्व करने हैं और ध्यान देना है कि इनके कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में रहें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।